नमस्कार, मैं नेहा जैन, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम और एमए पूर्वार्ध भूगोल के प्रश्न पत्र प्रथम से संबंधित है। साथ ही यह अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है क्रांतिकारी भूगोल भाग 2। भाग 1 के अंतर्गत हमने क्रांतिकारी भूगोल का विकास, उसका इतिहास और भौगोलिक चिंतन में क्रांतिकारी विचार के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं उन्हें जाना था, जिसके अंतर्गत हमने डीएम स्मिथ और आर पीट के विचार भी जाने थे। आज हम भाग 2 के अंतर्गत क्रांतिकारी भूगोल की मान्यताएं क्या हैं और उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं उन्हें जानेंगे। सर्वप्रथम क्रांतिकारी भूगोल की मान्यताओं की बात करते हैं। क्रांतिकारी भूगोल की मान्यताएं। क्रांतिकारी भूगोल मार्क्स के दर्शन से प्रभावित रहा है, जिसके कारण इस भूगोल को 4 वैचारिक प्रतिभूतियों में रखा गया है, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है भूगोल एक समन्वित विज्ञान है। दूसरा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तीसरा है विशिष्ट सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन और चौथा है उन्मुक्त सामाजिक व्यवस्था। सर्वप्रथम भूगोल एक समन्वित विज्ञान। इसका उद्देश्य ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें धनी और निर्धन, मालिक और श्रमिक आदि सभी का संसाधनों पर समान अधिकार हो। क्षेत्र में स्थित संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए जिससे क्षेत्र में सभी का उसका लाभ मिल सके और इस लाभ के वितरण में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। कोयला खान में काम करने वाला श्रमिक और इंजीनियर आर्थिक लाभ की दृष्टि से समान रूप से भागीदार हो। स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि क्रांतिकारी भूगोल प्राकृतिक वातावरण और आर्थिक संसाधनों के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन करता है। दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। समाज का वास्तविक स्वरूप इस प्रकार का हो कि उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग बनकर रहे। यहाँ पर विकसित समाज का तात्पर्य है विकसित मानव, अर्थात ऐसा मानव जो चाहे किसी भी पद पर कार्य करता हो, अपने जीविकोपार्जन के लिए समान अवसर रखने वाला हो। क्रांतिकारी भूगोल उन तत्वों का विश्लेषण करता है जिनके कारण समाज में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को प्रोत्साहन मिला है। ये उसके ऐतिहासिक पक्ष का विश्लेषण करता है और उसे हल करने की दिशा में सुझाव भी देता है। तीसरा बिंदु है विशिष्ट सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। यह उन सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो मानव जीवन के भौतिक आधार के उत्पादन और पुनरुत्पादन पद्धति पर प्रकाश डालती है। यह भूगोल क्षेत्रीय असमानता की समस्याओं का निराकरण भी करता है और इन समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित भी करता है। साथ ही सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में भी यह प्रयासरत रहा है। इसे हम एक उदाहरण के साथ भी समझ सकते हैं। नगर के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली सामाजिक समस्याएं भूगोल बताता है कि कहीं तो लोग सभी सुविधाओं से संपन्न आवासों में रह रहे हैं, तो कहीं लोग गंदे मलिन आवासों में भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत लोग आधारभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। क्रांतिकारी इन समस्याओं के बारे में बताता है, साथ ही इनका निराकरण करने के लिए भी सुझाव देता है। ये समाज मतलब आधारभूत सुविधाओं पर सभी का समान अधिकार मानता है। नगर के निवासी चाहे उसके मध्य भाग में रह रहे हों या फिर उसके सीमांत या उपांत क्षेत्र में, उनमें किसी भी प्रकार का अंतर्द्वंद नहीं होना चाहिए। चौथा बिंदु है उन्मुक्त सामाजिक व्यवस्था। क्रांतिकारी भूगोल ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें कि प्रशासन या किसी भी बाहरी संगठन का वहाँ की सामाजिक कार्यकलापों पर
किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो, इसमें मानव का किसी भी प्रकार से उत्पीड़न ना हुआ हो। समाज में रहने वाले सभी मानव, चाहे वे गरीब हों, अमीर हों, निम्न वर्ग के हों या उच्च वर्ग के, उनका किसी भी प्रकार शोषण नहीं हो। ये भूगोल इसी भावना पर आधारित है। समाज की व्यवस्था परस्पर सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। मानव समुदाय के द्वारा विकास किया जाना तभी संभव है जब उसको अपनी क्षमता के विकास का पूरा अवसर मिले। विभिन्न प्रकार के आर्थिक कार्यों में अगर मानव संलग्न हो जाए तो उसका प्राकृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध बना रहता है, और ऐसा तभी संभव होता है जब आर्थिक कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, उत्पादन की लघु इकाइयाँ स्थापित हों जिन पर कि अधिक से अधिक लोगों का नियंत्रण बना रह सके। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हतोत्साहित करता है और साथ ही समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। उपरोक्त चारों मान्यताओं से ये स्पष्ट होता है कि क्रांतिकारी भूगोल सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन की अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव समुदाय किस प्रकार के समाज का विकास करता है और सामाजिक संबंधों का सृजन करता है, इससे प्राकृतिक भूदृश्य में जो परिवर्तन आते हैं, क्रांतिकारी भूगोल इन सभी का अध्ययन करता है। ये भूगोल मानव को एक सक्रिय कारक मानता है। यह प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करने में भी सदैव सचेष्ट रहता है। क्रांतिकारी भूगोल के उद्देश्य। क्रांतिकारी भूगोल का उद्देश्य मानव कल्याण की भावना पर आधारित है, और इसी मानव कल्याण की भावना पर आधारित होकर ये मानव के आध्यात्मिक गुणों के विकास पर ध्यान देता है, जिससे कि एक संपन्न समाज का निर्माण होता है। क्रांतिकारी भूगोल के उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है बंधुत्व की भावना। क्रांतिकारी भूगोल का मूल उद्देश्य है विश्व बंधुत्व की भावना, कि विश्व के सभी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, वे आपस में भाई हैं और उनमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। दूसरा है मानवता के गुणों के विकास पर बल। क्रांतिकारी भूगोल सद्भाव, प्रेम, सहानुभूति सदृश मानवीय गुणों के विकास पर बल देता है। ये गुण मानव कल्याण की भावना को प्रेरित करते हैं। तीसरा है कुरीतियों का समापन। समाज में जातीय वर्ग, घृणा, द्वेष और विभिन्न प्रकार के भेदभाव का समापन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चौथा है मानवीय स्तर का विकास। यह भूगोल मानव में अज्ञानता, अहंकार, स्वार्थपरता जैसी नकारात्मक बुराइयों को दूर करने पर जोर देता है। मानव यदि अवगुणों पर नियंत्रण कर लेता है तो वह मानवीय गुणों का समावेश कर लेता है। क्रांतिकारी भूगोल वास्तव में व्यवहारिक भूगोल का रूप है। मानव कल्याण की योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए जिससे उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले, यही इस भूगोल का व्यवहारिक रूप है। क्रांतिकारी भूगोल के बारे में कुछ विचारधाराएं प्रचलित हैं और इन विचारधाराओं को हम इस प्रकार रखकर समझ सकते हैं। पहली है उत्पादन बनाम वितरण। क्रांतिकारी भूगोल दोनों को एक तत्व के रूप में स्वीकार करता है और यही एक श्रृंखला के अंग हैं, उत्पादन और वितरण। उद्योग का स्थापन और उसके उत्पाद के वितरण को एक दूसरे पर निर्भर चर के रूप में देखा जाना चाहिए। अर्थात उत्पादन का उद्देश्य मानव को विशेष रूप से उत्पादन स्थल के लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना होना चाहिए। मानव कल्याण में क्षेत्रीय असमानता को उत्पादन पद्धति से जोड़ा जाता है। उत्पादनकर्ता को उत्पादन के साधनों के स्वामित्व से यदि वंचित रखा जाता है तो समाज में विषमताओं का जन्म होता है। वितरण की समस्या
उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व के वितरण से जुड़ी हुई हैं। जब तक उत्पादन के साधनों पर समाज के सभी सदस्यों का बराबर स्वामित्व नहीं होगा, तब तक असमानताएं समाप्त नहीं होंगी। यानी कि जो भी वस्तु उत्पादित की जाए उसका उपयोग अर्थात वितरण सभी लोगों में समान रूप से हो, यही इस भूगोल का प्रमुख आधार है। दूसरी विचारधारा है व्यक्ति बनाम समाज। क्रांतिकारी भूगोल व्यक्ति को समाज का अभिन्न अंग मानता है। व्यक्ति विशेष के निर्णय यदि समाज के हित में नहीं है तो यह समाज में असमानता फैलाने के लिए उत्तरदायी होगा। यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्तियों की इच्छाओं और भावनाओं की संतुष्टि समाज व्यवस्था के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे समाज में समरूपता भावना को बना है। तीसरी विचारधारा है भूविन्यास की संकल्पना। इस भूगोल में यह कल्पना की जाती है कि सामाजिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ही किसी स्थान के भूदृश्य का आविर्भाव होता है। वर्गविहीन समाज भूमि के तर्कसंगत उपयोग पर जोर देता है। चौथी विचारधारा है मानव जीवन की गुणवत्ता। 1973 में DM स्मिथ ने ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स नामक पुस्तक में मानव जीवन की गुणवत्ता के निर्धारण के लिए जिन तत्वों को उपयोगी माना, उनमें आय और सेवा नियोजन, आवासीय वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक लगाव, मनोरंजन, आमोद प्रमोद के साधन को सम्मिलित किया। स्मिथ ने बताया कि यदि इन सब की उपलब्धता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बराबर प्राप्त होती है तो मानव जीवन उच्च गुणवत्ता वाला होगा। क्रांतिकारी भूगोल जीवन की गुणवत्ता के स्तर में क्षेत्रीय असमानताओं का अध्ययन करता है और उन्हें न्यूनतम करने का निर्देश देता है। यह भूविन्यासिक संगठन का अध्ययन इसी परिप्रेक्ष्य में करता है और उसे सामाजिक संरचना से अलग नहीं करता। वह दोनों को परस्पर प्रेरक मानता है और इस परस्पर संबंध का संबंधित मानव समाज के कल्याण की दृष्टि से मूल्यांकन करता है। ये क्षेत्रीय अंतर्संबंधों और प्रक्रियाओं का गहन विश्लेषण करता है कि किन कारणों से मानव के जीवन के स्तर में असमानताएं उत्पन्न हो रही है। साथ ही यह भी देखने का प्रयास करता है कि कहीं संसाधनों का स्वामित्व कुछ व्यक्तियों, वर्गों या क्षेत्रों के हाथों में केंद्रित तो नहीं हो गया है तथा अन्य व्यक्ति जो श्रम कार्यों में लगे हैं वो शोषण का पात्र बनकर तो नहीं रह गए। यह क्रिया आर्थिक कार्यकलापों के केंद्रीकरण के कारण उत्पन्न होती है। इससे एक विरोधी भूवैन्यासिक संगठन प्रकट होता है। उदाहरण स्वरूप नगर का मध्यवर्ती क्षेत्र उपांत क्षेत्र का अपने हित के लिए शोषण करता है। इस क्षेत्र से श्रमिक, प्राकृतिक संसाधन जैसे नगर कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता, साग सब्जी, दूध, अनाज नगर को प्राप्त होते हैं। लेकिन क्या नगर इस उपांत क्षेत्र के विकास के लिए उतना ही मददगार होता है जितना कि वह हृदय क्षेत्र के विकास पर ध्यान देता है? यदि ऐसा नहीं है तो एक विरोधी भूवैन्यासिक संगठन और द्वंद्वात्मक सामाजिक संरचना का आविर्भाव हो जाता है। नगर का हृदय क्षेत्र और उपांत क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से विरोधाभासी बन जाते हैं। इसी प्रकार नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों की कीमत पर अधिक विकसित हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ेपन की ओर बढ़ जाते हैं या फिर बढ़ने लगते हैं। ग्रामीण मानव समाज की जीवन गुणवत्ता पिछड़ जाती है। नगरीय समाज अपने निवासियों के लिए जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली सुविधाओं का विकास कर लेते हैं, जबकि ग्रामीण समाज नगरीय समाज पर आर्थिक निर्भरता बढ़ने के कारण ऐसा नहीं कर पाते हैं। इससे नगरों और गांव के लोगों के जीवन के स्तर में असमानताएं व्याप्त हो जाती हैं। विश्व में विकसित और विकासशील देशों के मध्य
जीवन के स्तर में बढ़ती गहरी खाई इसी प्रक्रिया का परिणाम है। क्रांतिकारी भूगोल ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं पर प्रहार करता है और इसे सुधारने का प्रयास करता है।